पाठ 28 रचनात्मक लेखन। पत्र लेखन। पत्र लिखकर हम दूर स्थित व्यक्तियों तक अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं। पत्र लेखन अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। पत्र लिखने से पहले हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र में लिखने वाले को अपना पूरा नाम तथा पता उपयुक्त स्थान पर लिखना चाहिए। जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जाता है उसके लिए उचित संबोधन जैसे पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, महोदय, मान्यवर आदि का प्रयोग करना चाहिए। जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जाता है उसके लिए उचित अभिवादन जैसे नमस्ते, प्रणाम, चरण स्पर्श आदि का भी यथास्थान प्रयोग करना चाहिए। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में निरर्थक बातें नहीं लिखनी चाहिए। पत्र के अंत में लिखने वाले को स्वयं के लिए उपयुक्त शब्द चुनने चाहिए जैसे तुम्हारा मित्र, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका पुत्र आदि। प्रार्थना पत्रों में प्रार्थी को अधिकारी के प्रति सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र के प्रकार। सामान्यतः पत्र दो प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र तथा कार्यालयीय पत्र। अनौपचारिक पत्र, निजी या पारिवारिक पत्र। पत्र के अंक। पत्र के निम्नलिखित अंक होते हैं। पत्र लेखक का पता, दिनांक एवं दिन। पत्र के ऊपरी बाएं कोने में पत्र लेखक का पता, दिन और दिनांक लिखा जाता है। संबोधन। जिसे पत्र लिखा जाता है उसके लिए दिनांक के नीचे बाईं ओर संबोधन लिखा जाता है। अभिवादन। अगली पंक्ति में कुछ जगह छोड़कर बाईं ओर अभिवादन लिखा जाता है। विषय वस्तु। अभिवादन के बाद अगली लाइन में पत्र की विषय वस्तु लिखी जाती है। यह पत्र का मुख्य भाग होता है। इसमें पत्र लेखक अपने विचारों को लिखता है। पत्र का अंत। पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर संबंध सूचक शब्द तथा भेजने वाले का नाम लिखा जाता है। प्रार्थना पत्रों में नाम के नीचे बाईं ओर ही दिनांक भी लिखा जाता है। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का प्रारूप। पद का नाम, पता, विषय, संबोधन, विषय वस्तु। समापन, प्रेषक का नाम, दिनांक। औपचारिक पत्र। बड़ी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली। विषय अवकाश प्राप्ति के लिए। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मेरी बड़ी बहन का शुभ विवाह दिनांक 6 जनवरी को होना निश्चित हुआ है। इस अवसर पर मेरा उपस्थित रहना आवश्यक है। अतः मैं 5 जनवरी 2010 से 7 जनवरी तक विद्यालय में नहीं आ सकूंगा। आपसे प्रार्थना है कि मुझे इन 3 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुशील कुमार, कक्षा 6ब, अनुक्रमांक 17, दिनांक 4 जनवरी। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली। विषय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6 वर्ग ब का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण चंडीगढ़ हो गया है। हमारा पूरा परिवार उनके साथ जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें जिससे कि मैं चंडीगढ़ के किसी विद्यालय में प्रवेश ले सकूं। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अभिनव, कक्षा 6ब, अनुक्रमांक 16, दिनांक 16 फरवरी। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। प्रेषक का नाम, प्रेषक का पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु। समाप्ति, प्रेषक का नाम। रुपए मंगवाने के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। छात्रावास, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, यमुना विहार, नई दिल्ली, 12 जनवरी। पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आपका पत्र मिला। सबकी कुशलता का समाचार जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि त्रैमासिक परीक्षा में मैंने 90% अंकों के साथ कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ पुस्तकें, कॉपियां तथा पढ़ाई की अन्य सामग्री खरीदनी है। अतः मुझे यथाशीघ्र रुपए भिजवाने का कष्ट करें। पूजनीय माताजी को चरण स्पर्श तथा लतिका को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र शिवम। अपने बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए।
छात्रावास C239 न्यू पंचवटी गाजियाबाद। 20 फरवरी। प्रिय मित्र सुभाष, सप्रेम नमस्ते। तुम्हें यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मेरे बड़े भाई मिलिंद का शुभ विवाह 14 मार्च को होना निश्चित हुआ है। बारात 14 मार्च को दोपहर 2 बजे बस द्वारा बुलंदशहर जाएगी। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि विवाह की इस शुभ बेला में तुम अवश्य ही उपस्थित रहो और विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद उठाओ। पत्र के साथ विवाहोत्सव का कार्यक्रम भी संलग्न है। तुम्हारा अभिन्न मित्र साहिल। आपने सीखा, पत्र उचित नियमों के अंतर्गत लिखा जाता है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र। पता, दिनांक, संबोधन, विषय वस्तु आदि पत्र के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ख, संवाद लेखन। 2 व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। नीचे दिए गए संवाद को पढ़िए। अध्यापिका, विभा तुम आ गई? विभा, यस मैडम। आज इतनी देर कैसे हुई? मैडम, आज रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। क्या कोई दुर्घटना हो गई थी? नहीं मैडम, पुलिस ने जांच पड़ताल और चौकसी के लिए बैरिकेड लगा रखे थे, इसलिए रास्ते संकरे हो गए और ट्रैफिक बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उफ, ये ट्रैफिक भी बहुत परेशान करता है। पता नहीं आने वाले समय में दिल्ली का क्या हाल होगा। मैडम, मेट्रो रेल शुरू होने से कुछ फायदा तो हुआ ही है। हाँ, जहाँ शुरू हो गई है वहां जरूर फायदा हुआ है, पर जहां अभी मेट्रो का काम चल रहा है वहां तो बुरी तरह ट्रैफिक जाम हो जाता है। खैर चलो, अपनी सीट पर बैठ जाओ। विभा अपनी सीट पर बैठ जाती है। उदाहरण, माँ और बेटे के बीच संवाद। अरे, आ गया बेटा? हाँ माँ, जल्दी से खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ, तुम हाथ मुंह धोकर आओ, मैं खाना परोसती हूँ। यह क्या, आज फिर लौकी की सब्जी? मुझे नहीं खानी। खा ले बेटा, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, ये बहुत पौष्टिक होती है। अच्छा, लो आज खा लेता हूँ, पर कल नहीं खाऊंगा। ठीक है, कल कुछ और बना दूंगी। आपने सीखा, 2 व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद को जब लिखा जाता है तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। कहानी लेखन। कहानी गद्य साहित्य की वह रचना होती है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रकट किया जाता है। सामान्यतः 3 प्रकार की कहानियां परीक्षा में रखी जाती हैं। शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन, संकेतों के आधार पर कहानी लेखन, चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। कहानी लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। कहानी लिखने से पहले कहानी की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। कहानी का प्रारंभ रोचक तथा आकर्षक होना चाहिए। कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। कहानी लिखने से पहले कहानी की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। कहानी का प्रारंभ रोचक तथा आकर्षक होना चाहिए। कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। कहानी का घटनाक्रम टूटना नहीं चाहिए। कहानी लिखने के लिए यदि शब्द सीमा दी हुई हो तो उसका ध्यान रखना चाहिए। कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी से मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी अवश्य मिलनी चाहिए। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा भी लिखनी चाहिए। यदि चित्र या संकेत दिए गए हैं तो उन्हें भली प्रकार से ध्यान में रखकर ही कहानी लिखनी चाहिए। शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन। खेत में गड़ा धन। एक बूढ़े किसान के 4 बेटे थे। देखने में तो वे बहुत हट्टे कट्टे थे, परंतु थे बहुत आलसी। दिन भर इधर उधर घूमने में समय गंवा देते थे। वे खेतों में जरा भी काम नहीं करते थे। बूढ़े किसान ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर उसके बेटों को समझ में कुछ नहीं आया। इसी चिंता में किसान बीमार पड़ गया। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपने 4 बेटों को बुलाकर कहा, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मैंने अपनी सारी पूंजी खेत में दबा रखी है। मेरी मृत्यु के बाद तुम उसे खोद कर निकाल लेना और आपस में बांट लेना। कुछ ही दिनों में किसान की मृत्यु हो गई। 4 भाइयों ने खेत में दबे हुए धन को निकालने के लिए खेत की खुदाई शुरू कर दी, पर उन्हें धन नहीं मिला। वे बहुत उदास हो गए। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि खेत की खुदाई तो हो ही चुकी है, इसमें बीज बो दीजिए। उन्होंने खुदी हुई भूमि में बीज बो दिए।
थोड़े ही दिनों में खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। फसल बेचकर उन्हें खूब लाभ हुआ। अब उनकी समझ में आया कि खेत में कौन सा धन दबा पड़ा था। सभी ने भविष्य में परिश्रम करने का निश्चय किया। शिक्षा, परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है। संकेतों के आधार पर कहानी लेखन। शरारती रामू। संकेत: रामू नामक चरवाहे का पशु चराना, गांव वालों से मजाक, शेर आया, शोर मचाना, लोगों का सहायतार्थ आना, शेर न आया देख वापस जाना, शेर आने पर डर कर शेर आया कहना, लोगों का ना आना, शेर द्वारा चरवाहे का मारा जाना। शिक्षा। कहानी। किसी गांव में रामू नाम का चरवाहा रहता था। वह बहुत झूठा और शरारती था। एक दिन जब वह पास के जंगल में भेड़ें चरा रहा था, उसे शरारत सूझी कि आज गांव वालों से परिहास करना चाहिए। वह एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया, शेर आया, बचाओ, बचाओ। उसकी आवाज सुनते ही सब ग्रामीण हाथों में लाठियां लेकर भागते हुए आए। उन्होंने बालक से पूछा, कहाँ है वह शेर जो तुझे खाने आया था? इस पर चरवाहा खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मैंने तो तुमसे परिहास किया था। यह सुनकर सब ग्रामीण उस पर नाराज हुए और अपने घर लौट आए। कुछ दिनों पश्चात उस जंगल में सचमुच ही एक शेर आ गया। शरारती रामू फिर चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, शेर आया, शेर आया। किंतु उस दिन उसकी बात को किसी ने भी सत्य नहीं माना और सब कहने लगे कि यह तो झूठा और शरारती है, पहले की भांति ही चिल्ला रहा होगा। यह सोचकर कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया और शेर ने थोड़ी ही देर में उसे मार डाला। शिक्षा, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। टोपी वाला और बंदर। एक व्यापारी था। वह टोपियों का व्यापार करता था। वह प्रतिदिन टोपियां बेचने के लिए आसपास के गांव में जाया करता था। एक दिन वह एक जंगल से गुजर रहा था। उस दिन धूप बहुत तेज थी। वह चलते चलते थक गया था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। थकान के कारण उसे शीघ्र ही नींद आ गई। उस पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। जब वह सो गया तो बंदर नीचे उतरे। उन्होंने टोपियों की गठरी खोल ली और अपने नकलची स्वभाव के कारण टोपी वाले की तरह हर बंदर ने एक एक टोपी पहन ली। कुछ टोपियां इधर उधर फेंक दी। टोपियां पहनकर वे पेड़ पर जा बैठे। कुछ समय पश्चात जब व्यापारी जागा तो उसने देखा कि टोपियों की गठरी खुली हुई है और उसमें से टोपियां गायब हैं। वह इधर उधर देखने लगा। उसने इधर उधर बिखरी हुई टोपियों को एकत्रित किया, लेकिन वे बहुत कम थीं। फिर उसकी दृष्टि पेड़ पर बैठे बंदरों पर पड़ी। वह हैरान रह गया। सभी बंदरों ने टोपियां पहन रखी थीं। उसने टोपियां वापस लेने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु सब व्यर्थ गया। अंत में परेशान होकर उसने गुस्से में अपने सिर से टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। बंदर नकलची होते हैं, इसलिए पेड़ पर बैठे सभी बंदरों ने अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। व्यापारी ने टोपियां इकट्ठी की और अपने मार्ग पर चल दिया। शिक्षा, बुद्धि से काम लेना चाहिए। आपने सीखा, कहानी 3 प्रकार से लिखी जाती है: शीर्षक के आधार पर, संकेतों के आधार पर और चित्रों के आधार पर। कहानी लिखते समय शीर्षक, वाक्य, भाषा और रोचकता का ध्यान रख। कविता लेखन। कविता का अर्थ होता है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति। यह पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी, घटना या मनोभाव को कलात्मक रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। भारत में कविता का इतिहास और दर्शन बहुत पुराना है। कविता से मनुष्य भाव की अभिव्यक्ति होती है। इससे अकल्पनीय दृश्य भी मूर्तिमान से दिखाई देते हैं। कविता मन के भावों को एक नया रूप देकर हमारे नीरस जीवन को रस से भर देती है। कविता लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें। किसी कविता को लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण तत्व भाव होता है। वस्तुतः भाव के प्रभाव से ही किसी कविता का जन्म होता है। अपने मन के विचारों को लिखने का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। इससे आपको कविता लिखने की प्रेरणा मिलेगी। कविता की भाषा सरल, स्पष्ट, सटीक और शुद्ध होनी चाहिए। कविता लिखने के बाद उसे जोर जोर से पढ़ें और उसमें शब्दों के प्रयोग और स्थान को सही प्रकार से जांचना चाहिए।
अपनी कविता सुनाकर दूसरों से प्रतिक्रिया मांगे। इससे आपको अपनी कविता में सुधार करने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन मिलेगा। आइए कविताओं के कुछ उदाहरण देखें। उदाहरण 1, परीलोक की कथा कहानी हंसकर मुझे सुनाती मम्मी। फूलों वाले तितली वाले गाने मुझे सिखाती मम्मी। खीर बने या गरम पकौड़े पहले मुझे खिलाती मम्मी। होमवर्क पूरा कर लूं तो टॉफी केक दिलाती मम्मी। काम अगर मैं रहूं टालता तब थोड़ा झल्लाती मम्मी। झटपट झूठ पकड़ लेती हैं मन ही मन मुस्काती मम्मी। रूठूं तो बस बात बनाकर पल में मुझे मनाती मम्मी। बड़ा लाडला तू तो मेरा कहकर मुझे रिझाती मम्मी। उदाहरण 2, छम छम करती हंसती गाती नभ से उतरी बरखा रानी। भीनी भीनी मधुर फुहारें ठंडी ठंडी जल की धारें। हरी धूप फिर मचल रही है जो धरती का आंचल धानी। बिजली कहो कहाँ से आती नभ में कौन परी है गाती। रंग रंगीली परी कथाएं सुना रही है प्यारी नानी। भीगे पौधे सड़कें गलियां बागों में चटकी हैं कलियां। मम्मी हम खेलेंगे बाहर रिमझिम बरस रहा है पानी। निर्देश, आपने ऊपर दी गई कुछ कविताएं पढ़ी। आप भी कुछ विषयों का चुनाव करके उन पर कविता लिखने का प्रयास करें। डायरी लेखन। डायरी अर्थात जो प्रतिदिन लिखी जाए। डायरी में हम हर दिन की सभी विशेष घटनाएं जिन्होंने भी मन पर प्रभाव छोड़ा हो लिखते हैं। डायरी लिखने को डायरी लेखन कहते हैं। डायरी सही अर्थ में एक सच्चे मित्र की तरह होती है जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं। इसमें प्रतिदिन की विशेष घटनाएं लिखकर हम उन्हें यादगार बना लेते हैं। डायरी क्यों लिखी जाती है, इसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं। आइए इनके बारे में जानें। डायरी लिखने का उद्देश्य, जो बात दूसरों को समझाना या व्यक्त करना मुश्किल हो उसे डायरी में लिख सकते हैं। डायरी के माध्यम से बीते हुए समय को याद कर सकते हैं तथा अपने खट्टे मीठे अनुभवों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। प्रसिद्ध और महान व्यक्ति भी डायरी लिखते थे। उनकी डायरी से हम उनके विचारों, अनुभवों व दिनचर्या के बारे में जान पाते हैं। बच्चों, डायरी लेखन कुछ नियमों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। आइए इनके बारे में जानें। डायरी के पृष्ठ में सबसे ऊपर तिथि, दिन तथा लिखने का समय अवश्य लिखना चाहिए। इसे प्रायः सोने से पहले लिखें ताकि पूरे दिन में घटित सभी विशेष घटनाओं को लिखा जा सके। डायरी के अंत में अपने हस्ताक्षर करें ताकि वह आपके व्यक्तिगत दस्तावेज बन सकें। डायरी लिखते समय सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। डायरी में दर्ज विवरण संक्षिप्त होना चाहिए। अपने अनुभव को स्पष्टता से व्यक्त करना चाहिए। डायरी में स्थान और तिथि का उल्लेख होना चाहिए। इसमें अपना विश्लेषण, समाज आदि पर प्रभाव और निष्कर्ष दर्ज होना चाहिए। आइए डायरी लेखन के कुछ उदाहरण देखें। प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त होने पर डायरी लेखन। दिल्ली, 30 सितंबर बुधवार, रात्रि 9:30 बजे। आज का दिन मेरे लिए यादगार रहा। सभी विद्यार्थियों के सामने मुझे काव्य पाठ प्रतियोगिता में जीता गया पुरस्कार दिया गया। घर आने पर मैंने माता पिता को पुरस्कार दिखाया तो वे बहुत खुश हुए। दादी जी ने आशीर्वाद देकर मुझे गले से लगा लिया। अब मैं सोने जा रहा हूँ। ध्रुव। परीक्षा में कम अंक आने पर अपने गुण दोष की समीक्षा करते हुए डायरी लेखन। जयपुर, 28 मार्च शनिवार, रात्रि 9 बजे। आज वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। इस बार मैं द्वितीय स्थान पर आई हूँ। मुझे स्मरण है कि मैंने परीक्षा के समय 2-3 प्रश्नों के उत्तर अधूरे लिखे थे। जल्दी पेपर समाप्त करने की कोशिश में मेरी लिखावट भी खराब हो गई थी। मुझ में आत्मविश्वास की भी कमी है क्योंकि परिस्थिति हाथ से निकलते देखकर मैं घबरा जाती हूँ। मुझे अपनी इन सभी कमियों को दूर करना होगा, तभी पढ़ाई में आगे और अच्छा कर पाऊं। अनुच्छेद लेखन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार हम किसी विषय का गहन विश्लेषण करके उस पर अपने विचारों को क्रमानुसार वाक्यों में प्रस्तुत करते हैं। वाक्यों का ऐसा समूह अनुच्छेद कहलाता है। जब इन वाक्यों को लिखा जाता है तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। याद रखें कि अनुच्छेद निबंध से छोटा होता है और इसमें लगभग 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। बच्चों, अनुच्छेद लिखने से पहले सर्वप्रथम विषय के बारे में सही जानकारी होना जरूरी है। तभी प्रभावशाली अनुच्छेद लेखन संभव होगा। इसके साथ अनुच्छेद लेखन के समय निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद के विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। अनुच्छेद में सही शब्दों और वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए।
अनुच्छेद में छोटे और स्पष्ट वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। अनुच्छेद में शब्दों और वाक्यों का क्रम सही होना चाहिए। अनुच्छेद का अंत रुचिकर होना चाहिए। यहाँ कुछ अनुच्छेद दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। सत्संगति। सत्संगति अर्थात अच्छे लोगों की संगति। अच्छा कौन है, यह समझने समझाने के अपने अपने पैमाने हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने नजरिए से अपनी संगत ढूंढता है, किंतु यह सर्वमान्य है कि अपने से अधिक ज्ञानवान, गुणवान एवं योग्य व्यक्ति की संगति ही सत्संगति है। सत्संगति से मानव उन्नति करता है, धन धान्य संतोष तथा शांति प्राप्त करता है। मानव और पशु के बीच यही एक विभाजन रेखा है कि मानव विवेक रखता है, वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अच्छे बुरे में भेद कर सकता है और जो उचित हो उसे स्वीकार कर आगे बढ़ सकता है। सत्संगति मनुष्य को समाज में आदर का पात्र बनाती है। सत्संगति के सम्मोहन से अनेक कलुषित हृदयी व्यक्ति भी सच्चरित्र बन जाते हैं। दया, करुणा, ममता, सहयोग, सद्भाव, परोपकार, दानशीलता जैसे गुण मानव के आभूषण हैं। इनसे मनुष्य विवेकी और सदाचारी बनता है, सबके सुख दुख को समझता है और इस संसार में समभाव से निवास करता है। सच्चरित्र व्यक्ति ऐसे चुंबक के समान है जो अपने व्यक्तित्व के आकर्षण से असंख्य लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। सत्संगति समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। समय का सदुपयोग। गया समय दोबारा नहीं आता। घड़ी की सुइयों को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि एक एक पल इस जिंदगी से कम होता जा रहा है। पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक सत्ता एक सीमित अवधि के लिए है। समय का सदुपयोग दुरुपयोग उसी के हाथ में है। कहते हैं खोया मान सम्मान धन ऐश्वर्य पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पर समय वह तो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। समय ही धन है जो जितना इसका सदुपयोग करता है उतना ही लाभ पाता है। हमें अपने कार्यों को इस प्रकार समय तालिका बनाकर बांधना चाहिए जिसमें प्रत्येक पल का हम उपयोग कर सकें। विद्यार्थियों के लिए समय का महत्व सर्वाधिक है। खेल, पढ़ाई, भोजन, दैनिक कार्य, व्यायाम, निद्रा सभी के लिए समय योजना आवश्यक है। अपने सभी कार्यों को हिसाब से समय देने वाले विद्यार्थी ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। समय पालन से मन प्रसन्न रहता है, व्यर्थ की चिंता और तनाव दूर रहते हैं। कार्य पूर्ण न होने की घबराहट, बेचैनी, दूसरे आवश्यक कार्य या मनोविनोद के कार्यों में भाग न ले पाने की बेबसी भी उनमें नहीं देखी जाती जो समय का पालन नहीं करते हैं। समय पालक सर्वप्रिय होते हैं। समय का पालन व उसका सही रूप में उपयोग ही मनुष्य को सफल बनाता है। मित्रता। मित्र वही जो मित्र के काम आए। इस एक छोटी सी पंक्ति में जहां मित्रता की परिभाषा छिपी है, वहीं अच्छे मित्र के लक्षण भी। अच्छा मित्र या बुरा मित्र, खैर मित्र भी कभी कभी बुरे हो जाते हैं और कई मित्र अच्छे भी बन जाते हैं। संभवतः इसी सत्य के कारण अच्छे और बुरे मित्र की संकल्पना की गई होगी। मित्र की मित्रता की परख के लिए विपत्ति कसौटी जे कसे की तर्ज पर विपत्ति रूपी कसौटी की आवश्यकता तो पड़ती ही है, अन्यथा मित्रता का माप या मूल्यांकन कैसे होगा। मित्रता वास्तव में एक अमूल्य धन है। सुख दुख में समान रूप से साथ खड़ा रहने वाला, सहायता देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र है। जो दुख में आंसू पोंछे और सुख में साथ खड़ा रहे, उसी के सामने दिल खोल कर रखा जा सकता है। जो सत्य के मार्ग से भटकने पर हाथ बढ़ाकर रोक ले और अच्छे कार्यों में बढ़ावा दे, वही मित्र है। मित्रता जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी या भिन्न प्रकृति अर्थात स्वभाव नहीं देखती। मित्र बनाने से पूर्व मित्र कहलाए जाने वाले व्यक्ति की बारीक जांच परख आवश्यक है। स्वार्थी, मौका परस्त, धन लोलुपों को मित्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती। परिश्रम का महत्व। परिश्रम अर्थात विशेष श्रम। श्रम का साधारण अर्थ मजदूरी से लिया जाता है, किंतु परिश्रम शब्द उस विशेष श्रम की ओर संकेत करता है जिससे ज्ञान में वृद्धि हो, विवेक परिष्कृत हो। विद्यार्थी जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। सोते हुए सिंह के मुख में मृग भला क्यों कर प्रवेश करेगा। सिंह को प्रयास करना पड़ेगा। प्राणपण से दौड़ लगाकर
इंद्रियों को सचेत करके मृग को पकड़ना होगा। इसी प्रकार विद्यार्थी को भी विद्या रूपी मृग को प्राणपण से झपटना होगा। सफलता भी उसी के गले में विजय हार पहनाती है जो समय का नियोजन कर मेहनत करता है। मात्र डिग्रियों का संचय या कक्षा पास करने का प्रमाण पत्र परिश्रम का पुरस्कार नहीं होते। पुरस्कार तो मन की शांति और उपलब्धि का संतोष है। परिश्रम करने वाला ही स्वयं अपने परिश्रम का पुरस्कार प्रदाता होता है। परिश्रम के बाद की खुशी, संतुष्टि और आत्मगौरव ही सफलता के उपहार हैं। परिश्रम का महत्व समझने वाला मनुष्य कभी भी निराशा, हताशा या अवसाद में नहीं डूबता। वह तो कर्म करना जानता है, इसलिए सदा प्रसन्न रहता है। हमारे राष्ट्रीय पर्वों की श्रृंखला में राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में, 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में और 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण करते हैं। यह पर्व हमारी स्वतंत्रता का पर्व है। 26 जनवरी 1950 को भारत का पहला संविधान लागू हुआ और हमारा देश एक गणतंत्र देश घोषित किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। 30 जनवरी शहीदी दिवस कहलाता है। इस दिन सुबह 11 बजे 2 मिनट मौन रखकर पूरा राष्ट्र गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि देता है। 2 अक्टूबर को पूरा राष्ट्र गांधी जयंती मनाकर अहिंसा की अलख जलाने वाले बापू को याद करता है। इसी प्रकार पूरे राष्ट्र में शिक्षक दिवस और बाल दिवस मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय पर्व श्रद्धा और विश्वास से, प्रेम और भाईचारे से पूरे भारत में मनाए जाते हैं। इन राष्ट्रीय पर्वों को मनाते समय हृदय भर आता है, आंखें नम हो जाती हैं। आपने सीखा, अनुच्छेद द्वारा हम किसी विषय पर कुछ वाक्यों में अपने विचार या भाव प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद को जब लिखा जाता है तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लिखते समय विषय, शब्दों, वाक्यों, भाषा, अंत आदि का ध्यान रखना चाहिए। निबंध लेखन। निबंध का अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ, अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई रचना। अनुच्छेद और निबंध में मुख्य अंतर शब्द सीमा का होता है। अनुच्छेद जहां 80 से 100 शब्दों तक सीमित होते हैं, वहीं निबंध 150 से 200 शब्दों तक लिखे जाते हैं। इसी शब्द सीमा के अंदर लेखक को अपनी बात प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करनी होती है। याद रखो कि केवल निरंतर अभ्यास के द्वारा ही निबंध लेखन में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। निबंध लेखन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। निबंध लिखने से पहले विषय की सही जानकारी होनी चाहिए। निबंध का आरंभ प्रभावशाली तरीके से होना चाहिए। किसी बात की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। अनावश्यक शब्द विस्तार नहीं होना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट, सटीक और शुद्ध होनी चाहिए। आइए निबंध लेखन के कुछ उदाहरण देखें। स्वतंत्रता दिवस। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निरा और मृतक समान है। स्वतंत्रता सभी को प्यारी होती है। पराधीन पशु पक्षी भी सभी बंधनों को तोड़कर मुक्त होना चाहते हैं। ऐसी ही दशा उन देशों की होती है जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़े होते हैं। महान देश भारत को भी सैकड़ों वर्षों तक पराधीनता का दुख सहना पड़ा था। अनेक महापुरुषों, देशभक्तों तथा शहीदों के बलिदानों के कारण हमें जिस दिन स्वतंत्रता प्राप्त हुई, वह शुभ दिन है 15 अगस्त। इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत की आजादी के लिए असंख्य नर नारियों ने बलिदान दिया। इसमें झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहब, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी आदि के नाम प्रमुख हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तब से लेकर आज तक ये दिन उसी उत्साह, उमंग तथा उल्लास से मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराकर राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं।
लाखों नर नारी प्रधानमंत्री का संदेश सुनने वहां एकत्रित होते हैं। यह दिवस संपूर्ण देश में मनाया जाता है। जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तथा देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। विद्यालयों में भी यह उत्सव अत्यंत उत्साह से मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसीलिए इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी धर्मों के लोग मिलकर मनाते हैं। यह उत्सव हमें उन देशभक्तों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें स्वतंत्रता रूपी उपहार दिया। यह दिन हमें गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो, तिलक के स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सुभाष बाबू के तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसी सिंह गर्जना की याद दिलाता है। 15 अगस्त के दिन हमें यह प्रण करना चाहिए कि देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए समय आने पर हम अपने प्राणों की भी बाजी लगा देंगे। हमें ये भी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम आपसी भेदभाव तथा फूट आदि से दूर रहेंगे तथा देश की एकता को नष्ट नहीं होने देंगे। हम राष्ट्रीय तिरंगे की आन बान और शान को इसी तरह बनाए रखेंगे। शहीदों के पावन बलिदान को कभी न भूलेंगे और देश के महान नेताओं द्वारा बताए मार्ग पर चलेंगे। होली। उड़ा गुलाल, चली पिचकारी, बजे मजीरे, ढोल मृदंग, झूम रहे हैं लोग खुशी से होली का ऐसा हुड़दंग। भारत में समय समय पर मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहार हमारे नीरस एवं व्यस्त जीवन में उल्लास, उमंग और स्फूर्ति का संचार करते हैं। होली इसी प्रकार का त्योहार है। इस दिन लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। होली रंगों का त्योहार है। यह त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस त्योहार का संबंध प्रहलाद की कथा से है। राक्षस राज हिरण्यकश्यप ईश्वर विरोधी था तथा वह अपने पुत्र प्रहलाद से इसलिए बहुत अधिक नाराज रहता था, क्योंकि प्रहलाद ईश्वर का भक्त था। उसने प्रहलाद को कई बार मारने का प्रयत्न किया, पर उसका बाल भी बांका न हुआ। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसे ये वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप के कहने पर वह प्रहलाद को लेकर जलती लकड़ियों के एक ढेर पर बैठ गई। प्रभु की लीला देखिए, होलिका जल गई और प्रहलाद को एक खरोंच भी न आई। इसी घटना की याद में आज भी लोग होलिका दहन करते हैं। होली के त्योहार का संबंध किसानों की पकी फसलों से भी है। इन दिनों किसान अपनी पकी फसलों को खेतों में लहलहाते देखकर खुशी से झूम उठते हैं। वे नाचते गाते हैं तथा एक दूसरे के गले मिलते हैं। नई फसल के अनाज की बाली को आग में भूनकर उसके दाने भी आपस में वितरित किए जाते हैं। होली की रात्रि में लोग लकड़ियों के बड़े ढेर में आग लगाकर उसकी परिक्रमा करते हैं, नाचते गाते हैं। अगले दिन रंग खेला जाता है। इस दिन सभी एक दूसरे पर रंग डालते हैं। चारों ओर खुशी, उत्साह तथा उल्लास का वातावरण होता है। लोग छोटे बड़े तथा अमीर गरीब का भेदभाव भूल जाते हैं। इस दिन कुछ लोग शराब आदि पीकर दुर्व्यवहार करते हैं और रंग और गुलाल के स्थान पर कीचड़, मिट्टी, पेंट आदि का प्रयोग करते हैं। इस कारण कई बार झगड़े भी हो जाते हैं। बच्चे भी पानी से भरे गुब्बारे आने जाने वाले लोगों को मारते हैं, जिनसे कई बार हंसी खुशी के स्थान पर क्रोध एवं झगड़े की नौबत आ जाती है। हम सभी को ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। होली भाईचारे और आनंद का त्योहार है। हमें इसके उद्देश्यों के अनुरूप ही इसे मनाना चाहिए तथा इस शुभ पर्व पर आपसी वैमनस्यता, द्वेष तथा शत्रुता को भुलाकर प्रेम, भाईचारे और सद्भावना को अपनाना चाहिए। मेरे जीवन की अभिलाषा। प्रत्येक मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं उमड़ती रहती हैं। इन्हीं इच्छाओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष्य के बारे में कुछ न कुछ निर्णय करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसा कार्य करे जिससे उसका सम्मान हो, उसके परिवार का नाम हो तथा उसके जीवन को लक्ष्य की प्राप्ति भी हो। मैंने जब भी अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचा, अनेक प्रकार के विकल्प मेरे मन में आए। इन सब के बारे में सोचकर अंत में मैंने अध्यापक बनने का निश्चय किया है। ये मैं भली प्रकार जानता हूं कि अध्यापक के कार्य में धन की अधिक प्राप्ति नहीं होती, परंतु मुझे लगता है कि अध्यापक ही राष्ट्र का वास्तविक निर्माता होता है। अध्यापक का कार्य पवित्र कार्य है। इसमें राजनीतिज्ञों की भांति छल कपट, व्यापारियों की भांति धन का लोभ लालच आदि नहीं है।
मैंने खूब सोच समझकर ही ये निर्णय किया है, क्योंकि आज देश में जिस प्रकार की अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, बेईमानी तथा ऊंच नीच का बोलबाला है, उसका एकमात्र कारण उत्तम शिक्षा का अभाव है। यदि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो गया तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। मैं यदि अध्यापक बनने में सफल हुआ तो मैं गुरु शिष्य के पवित्र संबंधों को पुनः व्यवहार में लाने का प्रयास करूंगा। मेरे विचार में गुरु के बिना ईश्वर के दर्शन भी संभव नहीं हो सकते। गुरु ही अज्ञान से ज्ञान की ओर तथा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। मेरे माता पिता चाहेंगे कि मैं कोई ऐसा व्यवसाय चुनूं जिससे वर्तमान आर्थिक चुनौतियों का अच्छी प्रकार से सामना कर पाऊं तथा समाज में अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो। परंतु मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो जीवन में ऐसा अध्यापक बनना चाहता हूं जो समाज सेवी हो, कर्तव्यनिष्ठ हो तथा जो राष्ट्र के कर्णधारों को सही दिशा की ओर अग्रसर करे। वास्तव में अध्यापक ही छात्र छात्राओं में उत्तम चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। वे ही उनमें कर्तव्य पालन की भावना भर सकते हैं। केवल अध्यापक ही भाईचारे और प्रेम के बीज छात्रों के हृदय में अंकुरित कर सकते हैं। इन्हीं सब कारणों से मैंने जीवन में एक अध्यापक बनने का सपना देखा है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि मैं अपने लक्ष्य में सफल हो जाऊं। हे प्रभु, मुझे इतना साहस दे कि मैं धन आदि के लोभ को तिलांजलि देकर सेवा भाव से अध्यापक के रूप में और राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकूं। फुटबॉल मैच। राजकीय सहशिक्षा माध्यमिक विद्यालय आयानगर, नई दिल्ली की फुटबॉल टीम से हमारा मुकाबला एक पुराने स्वप्न की तरह साकार हुआ। फुटबॉल में हमारी टीम ने अपने पूल की सभी प्रतिद्वंदी टीमों को परास्त कर फाइनल में प्रवेश किया। मैच प्रातःकाल 8:30 पर प्रारंभ हुआ और दोनों स्कूलों की टीम के कप्तान केंद्र में पहुंच गए। टॉस हुआ और फील्ड साइड के निर्धारण के बाद मैच प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में राजकीय महाविद्यालय के खिलाड़ी हावी रहे जरूर, किंतु कुछ ही देर में एक गलत प्रयास के कारण हमारी टीम के पक्ष में पेनल्टी कॉर्नर मिल गया। हमारी टीम में गुरमीत पेनल्टी कॉर्नर का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। उसने बॉल को गोल की तरफ हिट कर दिया और इस प्रकार हमारी टीम 1-0 से आगे हो गई। मध्यांतर तक प्रयास के बाद भी राजकीय विद्यालय की टीम गोल बराबर नहीं कर सकी और रेफरी ने मध्यांतर की सीटी बजा दी। हम सभी लोग काफी खुश थे। हम 1-0 से आगे थे। अब आगे इस बढ़त को बनाए रखना था। यही बात हमारे कोच श्री भगवान भी हमें समझा रहे थे। थोड़ी देर बाद ही खेल प्रारंभ होने की सीटी बजी। दोनों टीमें फिर पूरी क्षमता से एक दूसरे पर भारी पड़ने की भावना के साथ जुट गई थीं। फिर से एक दूसरे पर हावी होने के प्रयास जोरों से जारी थे। अभी मध्यांतर के बाद का आधा समय ही बीता था कि हमारी टीम ने सुरक्षात्मक खेल प्रारंभ कर दिया। हमें अपनी 1-0 की बढ़त बनाए रखनी थी। इसे किसी भी प्रकार गंवाना नहीं था। इसमें गोलकीपर रमेश यादव की सजगता पुरस्कार योग्य है कि उसने गोल के मुहाने से पहले ही कई बार गेंद की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई। एक स्थिति ये भी आई कि राजकीय विद्यालय को हमारे विरुद्ध पेनल्टी कॉर्नर मिल गया, लेकिन हमारे गोलकीपर रमेश यादव की सतर्कता और समझबूझ से उनका ये वार खाली गया। खेल कुछ देर और चला। राजकीय विद्यालय ने अंतिम समय तक बराबरी का प्रयास किया, पर रेफरी की अंतिम सीटी ने हमारी विजय की घोषणा कर दी। हमारे विद्यालय के लिए ये पहला अवसर था जब हमारी टीम फाइनल में पहुंची और विजेता टीम बनी। सच ही है, पहली जीत का मजा ही अनोखा होता है। महात्मा बुद्ध। कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। सिद्धार्थ का जन्म ईसा से 623 वर्ष पूर्व हुआ था। उनके पिता महाराज शुद्धोधन शाक्य वंश के बड़े प्रतापी राजा थे। बालक सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। उनका लालन पालन उनकी मौसी ने किया। महाराज को एक ज्योतिषी ने सिद्धार्थ की राशि देखकर पहले ही बता दिया था कि ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार विरत होकर महान तपस्वी बनेगा। सिद्धार्थ बालपन से ही एकांत प्रिय थे, इसलिए पिता ने उन्हें प्रारंभ से ही विलासितापूर्ण वातावरण में रखा और किशोर अवस्था में परम सुंदरी गोपा यानी यशोधरा से उनका विवाह कर दिया। सिद्धार्थ का योगी वियोगी मन गोपा के सौंदर्य के मोह में भी नहीं फंस सका।
उन्हें तो सदा अपने चारों ओर दुख, निराशा, बुढ़ापा, रोग, शोक आदि ही दिखलाई पड़ते थे। उन्होंने मन में निश्चय किया कि वे इन सांसारिक कष्टों से मनुष्य को मुक्ति दिलाने के लिए कोई राह अवश्य खोजेंगे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए उनका गृह त्याग आवश्यक था। अतः एक दिन अर्धरात्रि के बाद गहरी नींद में सोई पत्नी और पुत्र राहुल को छोड़कर सिद्धार्थ घर से निकल गए। अब चिन्मय शांति की खोज ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। मार्ग में सिद्धार्थ को अनेक कष्टों, विपदाओं का सामना करना पड़ा, किंतु कहीं भी शांति अथवा लक्ष्य प्राप्ति नहीं मिली। सिद्धार्थ एक दिन बिहार प्रांत स्थित गया नामक स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे कि एकाएक उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि देह को कष्ट देने अथवा तपस्या से मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि सत्कर्म और जीव मात्र पर दया करने से मुक्ति मिलेगी। यह तत्व ज्ञान प्राप्त सिद्धार्थ उसी दिन से गौतम बुद्ध कहलाने लगे, अर्थात जिसने वैचारिक अंधकार को काट छांट कर बुद्धि ज्ञान रूपी प्रकाश पा लिया हो। उस समय उनके 5 शिष्य उपस्थित थे। गौतम बुद्ध उन्हीं को साथ लेकर अपने विचारों का प्रचार करने के लिए निकल पड़े। उनके विचार इतने सरल और सहज भाषा में थे कि जिसने भी उनके विचार सुने उनका अनुयायी हो गया। बुद्ध का जीवन सिद्धांत था, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, जीवन पर अत्याचार पाप है, अतः हर जीव पर दया करो, सच बोलो, सत्कर्म करो, अच्छे विचार रखो, प्रत्येक के प्रति समता का व्यवहार करो, अच्छी भावनाएं रखो, अच्छे संकल्प करो। गौतम बुद्ध के ये विचार जन जन तक पहुंचे। ये विचार ही बौद्ध धर्म के रूप में समाज द्वारा मान्यता पाकर प्रचारित प्रसारित होने लगे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर चलने वालों में सम्राट अशोक का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। उन्हीं के प्रयासों से बौद्ध दर्शन अन्य देशों जैसे बोर्नियो, सुमात्रा, चीन, जापान, जावा आदि में भी स्वीकार्य धर्म के रूप में अपनाया जाने लगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये विचार चतुर्दिशा में गूंजने लगे। इस तरह बुद्ध विश्व जनमानस के हृदय सम्राट बन गए। सही अर्थ में जो तुम्हारा नहीं है उसके लिए चिंता व्यर्थ है, जो तुम्हारा है उसके खोए जाने का डर निरर्थक है। यही जीवन का सार है। बुद्ध का भी यही मत है, यही जीवन है। महात्मा बुद्ध का नाम जनमानस के बीच महापुरुष के रूप में सदा के लिए समाचार पत्रों से लाभ। मानव और समाज दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में चोली दामन का साथ है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह चाहता है कि अपने विचार समाज के साथ बांटे और समाज के विचारों से परिचित हो। मनुष्य जिस प्रकार अपने सुख दुख लोगों के साथ बांटना चाहता है, उसी प्रकार लोगों के सुख दुख में हाथ बटाना चाहता है। आशय यह है कि व्यक्ति हर प्रकार से समाज के क्रियाकलाप और गतिविधियों से जुड़ना चाहता है। कहाँ क्या घट रहा है इससे परिचित होना चाहता है। समाचार पत्र व्यक्ति की इस इच्छा को पूरा करते हैं। समाचार पत्रों में देश, प्रदेश एवं विदेश के समाचार प्रकाशित होते हैं। व्यक्ति इन्हें पढ़कर अपने आसपास एवं दूर दराज की घटनाओं और स्थितियों से परिचय पाता है। इसीलिए समाचार पत्र सूचना के सशक्त माध्यम के रूप में मनुष्य के जीवन का मुख्य अंग बन गए हैं। समाचार पत्रों से हमें विश्व में घटित होने वाली घटनाओं की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है। समाचार पत्रों के द्वारा ही जनता अपनी मांगे अधिकारी वर्ग तक पहुंचा सकती है। अधिकारी वर्ग भी इसी माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचा सकता है। समाचार पत्रों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का भी पर्दाफाश होता है। दहेज हत्याओं, बलात्कार, हत्या, आगजनी, लूटपाट आदि की खबरें समाचार पत्रों द्वारा ही प्रकाश में आती हैं। इन कुरीतियों, अनाचारों के प्रति विद्रोह एवं विरोध स्वरूप व्यंग लेख और व्यंग चित्र तथा बुद्धिजीवियों वर्ग के विचार समाचार पत्रों में छपते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनता में अधिकारों के प्रति जागृति का स्वर उभरता है। समाचार पत्र सूचना माध्यम के साथ साथ ज्ञानवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित संस्कृति, सभ्यता, परिवेश, परंपरा और जीवन मूल्यों पर केंद्रित साहित्य पाठकों को सदृष्टि देने में सहायक होता है। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन, व्यापार, वाणिज्य के समाचार, फिल्म, कला आदि से संबंधित सामग्री का अपना अलग महत्व है। वास्तव में समाचार पत्र में प्रकाशित प्रत्येक समाचार का साहित्यिक,
राजनीतिक या सामाजिक महत्व होता है। उससे पाठक को एक विशिष्ट संदेश भी मिलता है। इस प्रकार समाचार पत्र हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। हमारा प्यारा भारत, शस्य श्यामला देश हमारा। प्रत्येक ऋतु ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत क्रम से 2-2 माह आकर इस धरा को पोषित करती हैं। ऋतुएं जीवन प्रदान करती हैं। इनसे हमारे देश की धरती धन, धान्य, सुख, संपदा से पूरित होती है। इसकी संपन्नता को देख सभी सोचते हैं, हम भारतवासी क्यों न हुए। इस देश की प्राकृतिक शोभा मनोहारी है। उत्तर में सफेद बर्फ से हिमालय की चोटियां इसके सिर का ताज हैं, तो पैरों को पखाड़ता हुआ सागर है। नदियां अपनी रस जलधारा से जीवन प्रदान करती हैं। धरती उपजाऊ मिट्टी से पूरित है, जिसमें से सुख उपजता और लहलहाता है। भारतवासी श्रम को पूजते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं और दूसरों के अस्तित्व का आदर करते हैं। यहाँ की संस्कृति में पशु पक्षियों और वन पौधों तक की पूजा की जाती है। यह देश अनेकता में एकता के सिद्धांत का पालन करता है। विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमें जन्म से सिखाई जाती है। भौगोलिक विभिन्नताओं के साथ साथ खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, धार्मिक रीति रिवाज, संस्कृतियां, गीत, नृत्य आदि विभिन्नताओं को समेटने की शक्ति इसी देश की धरती के पास है। एकता में बल है। हम भारतवासी ये मानते हैं। हम कर्म में विश्वास रखते हैं, फल में नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब अपनी अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रख साथ साथ चलते हैं। हमें कोई शक्ति अलग नहीं कर सकती। हमारा एक मित्र राम है तो दूसरा रहीम। राम, रहीम, कृष्ण, सुदामा, कबीर, विवेकानंद, दयानंद, ऋषि मुनियों आदि ने इस धरती पर जन्म लिया। वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण जैसी कृतियां रची गईं। सत्य अहिंसा के मंत्रों से पूजित है मेरे देश की धरती। हमारा देश पूर्वजों द्वारा दिए ज्ञान को सुरक्षित रख शिक्षा, विज्ञान, कला, व्यापार, उद्योग, तकनीक आदि क्षेत्रों में नवीन क्रांति कर रहा है। हमारा तिरंगा झंडा हमारा गौरव है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम व राष्ट्रगान जन गण मन है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ, पक्षी मोर, पुष्प कमल है। हमें आजादी प्रिय है। लक्ष्मीबाई से लेकर खान अब्दुल गफ्फार खान को हम नहीं भूले हैं। भारत हमें जान से भी प्यारा है। अनुशासन। सूरज समय पर उदित होता है। अपनी ऊर्जा से धरती को प्राण देकर पुनः उदित होने के लिए अस्त हो जाता है। तब चांद आता है और वह भी इस धरती को अपनी उज्ज्वलता से नहलाकर चला जाता है। मौसम क्रम से आते हैं और उसी प्रकार चले जाते हैं। कैसा अनुशासन है। पूरी प्रकृति अनुशासन में बंधी है। बिन बोले बिन कहे तन्मयता से, एकाग्रता से अपना कार्य करते ये प्रकृति के उपादान अपना जीवन जीते हैं। और मानव, वह अनुशासन पसंद नहीं करता। वह स्वच्छंद होकर जीवन जीना चाहता है, किंतु उसे भी नियमों का पालन करना ही पड़ता है, क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है। समाज अनुशासित व्यक्तियों से ही चलता है। अनुशासन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक अनुशासन में बंधे व्यक्ति को बाह्य अनुशासन की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आंतरिक अनुशासन से व्यक्ति छोटे बड़े का अंतर समझता है, बड़ों का आदर करता है, धार्मिक नीति नियमों का पालन करता है, मर्यादा में रहता है, तो बाह्य अनुशासन से कानूनों द्वारा बांधा जाता है। अनुशासनहीन व्यक्ति समाज पर बोझ है। वह न स्वयं का हित करता है और न समाज का, बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता का भी हनन करता है। अनुशासन के लाभ ही लाभ हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन से ही विद्यार्थी स्वयं को साधता है तथा प्रत्येक कार्य के लिए समय निकाल पाता है। अनुशासनबद्ध व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि वह समय का आदर करता है। आज का युग विज्ञान का युग। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। यहाँ विज्ञान का अर्थ एक ऐसे विषय के विशेष ज्ञान से है जिसकी सहायता से मानव अंतरिक्ष तक में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाया। उसने सागर की अतल गहराइयों, कंदराओं की फिल्में उतार ली, मानव शरीर पर विजय प्राप्त कर ली, रोगों से लड़ने की दवाइयां खोज ली, अपंग व्यक्तियों के लिए मशीनें बना ली, मानव शरीर के अवयवों जैसे आंख, किडनी, लीवर यानी गुर्दे, हृदय प्रत्यारोपण में भी महारत हासिल कर ली।
दैनिक आवश्यकता की ऐसी वस्तुएं या उपकरण या यंत्र बना डालें जिनके बिना दैनिक जीवन के कार्यकलापों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुबह घड़ी का अलार्म बंद करने से लेकर रात में लाइट ऑफ करने तक सारा काम विज्ञान के कारण ही संभव हो पाता है। एक पल को लगता है कि मानव तो यंत्रों का गुलाम ही हो गया है। संसार सिमटकर छोटा हो गया है, जैसे कोई भी कहीं भी जा सकता है, किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को देख सकता है, बात कर सकता है, सुन सकता है। दूसरी ओर दूर तक मार करने वाले अस्त्र शस्त्र, मिसाइलें, मशीनें, बम, परमाणु बम, जैविक हथियार भी इसी विज्ञान का नतीजा है। किसी अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति के कारण समूची मानव जाति विनाश के कगार पर पहुंच सकती है। अत्यधिक मशीनीकरण ने प्रदूषण जैसे दैत्य को जन्म दिया, जिसने हमारी पृथ्वी, वायु, जल, आकाश को प्रदूषित कर दिया। मानव को अस्थमा जैसी बीमारियां दी, जिससे वह मृत्यु पर्यंत जूझता है। विज्ञान वरदान है तो अभिशाप भी, किंतु यह सच है कि विज्ञान के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना असंभव है। एक ही समय में विज्ञान मनुष्य का मित्र भी है तो शत्रु भी। यह मानव मस्तिष्क पर निर्भर है कि वह विज्ञान का प्रयोग किस प्रकार करता है। यह सच्चाई है कि मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है।